नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम पीयूष दुबे है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप चार्ट एनालिसिस करें तो किस तरीके से करना चाहिए। ठीक है, क्या स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं एक चार्ट को रीड करते हुए कि कहाँ से स्टार्ट करना है और किस तरीके से आगे बढ़ना है। ठीक है, तो उसके कुछ स्टेप आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए, जब भी कोई चार्ट आपके पास आता है उसको रीड करते हुए सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है, ठीक है, आपको इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग टूल मिलेंगे। सबसे पहले तो देश काल पात्र के हिसाब से प्रोडिक्शन, वो क्लाइंट का बैकग्राउंड क्या है, किस एरिया से बिलोंग करता है, ये सारी चीजें मैटर। ठीक है, क्यों? क्योंकि एटलीस्ट देश काल पात्र के हिसाब से आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं आज से 50-100 साल पहले आप जाएं तो पहले बहुत कम एज में मैरिज हो जाता था। ठीक है, अभी एक नॉर्मल एज ही कि 20-22 साल से पहले एवरेज आपको मिलेगा ज्यादातर कम्युनिटी में। एक्सेप्शन है कई जगह पे, वो अलग चीज है कि मैरिज नहीं होता। तो अगर आप अपने समय के हिसाब से क्या चीजें चल रही देश काल पात्र के हिसाब से अगर आपको वो नहीं पता तो आपका प्रिडिक्शन सही नहीं हो पाए। तो पहला स्टेप तो यही है कि देश काल पात्र के हिसाब से आप चलें जब भी चार्ट रीड करें। क्लाइंट का एटलीस्ट एक बैकग्राउंड आपको पता हो। फिर आते हैं चार्ट पे। जब आप चार्ट रीडिंग करना स्टार्ट करें तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डायरेक्ट चार्ट पे ही चले जाते हैं। फर्स्ट हाउस देख लिया, सेकंड हाउस देख लिया, बस चार्ट ओपन करते हैं बहुत सारे जो बिगिनर होते हैं और रैंडमली स्टार्ट करते हैं। जबकि आपको स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए अगर आप प्रॉपर तरीके से चार्ट रीड करना चाहते हैं या प्रॉपर तरीके से आप प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो जब भी चार्ट रीडिंग स्टार्ट करें सबसे पहले आप पंचांग पे फोकस कीजिए कि वो जो नेटिव का बर्थ है, ठीक, वो किस दिन हुआ है, किस तिथि पे हुआ, क्या नक्षत्र था, क्या करण था, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट। सबसे पहले उसके पंचांग का एनालिसिस कीजिए और देखिए कि पंचांग के हिसाब से कौन से दोष हैं उसके चार्ट। ठीक, पंचांग का एनालिसिस करेंगे आप उसके बाद ही आप बाकी पैरामीटर्स पे जाइए। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले आप देखिए कि पंचांग क्या शो कर रहा है। तो तिथि है, वार है, नक्षत्र है, उनका प्रॉपर एनालिसिस कीजिए। ठीक है, पहला स्टेप वहीं से आप प्रॉब्लम देखिए। अगर आपको वहां से प्रॉब्लम देख रहा है, ठीक है, तो पहले उसका सॉल्यूशन कीजिए इस तरीके से। जैसे बहुत सारी चीजें हैं पंचांग के हिसाब से जब आप फॉलो करेंगे तो उसमें आपको, जैसे कि हम वीक डे यानी वार को देखते हैं कि हमारा हमारे अपनी हेल्थ के लिए हमारा एनर्जी किस तरीके का रहे। ठीक, अपने हेल्थ को एनालिसिस के लिए। इसी तरीके से तिथि को हम देखते हैं, तिथि इमोशनल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। हम इमोशनली कैसा बिहेव करेंगे रिलेशनशिप के पार्ट, उसको हम देखते हैं। उसमें भी जैसे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी चीजें हैं लेकिन आपको मैं एक इंटरेस्टिंग टेक्निक बता रहा हूँ कि आप देखेंगे हर तिथि के हिसाब से कुछ राशियों को घातक राशि में रखा है। ठीक है, मतलब अगर आपका जन्म उन तिथियों में हुआ है तो हर एक तिथि के लिए कुछ पर्टिकुलर राशियां ऐसी हैं जो चैलेंजिंग होती है। तो हर एक तिथि के हिसाब से दिया गया है। जैसे नंदा तिथि, ठीक है, पहले तो आपको तिथियों का क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। नंदा, जद, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, ये 5 पार्ट में तिथियों को अलग अलग डिवाइड किया गया। ठीक है, फर्स्ट तिथि हो गई आपकी नंदा, सेकंड हो गई द्वितीया आपकी जो है भद्रा, ठीक है, और फिर हो गया आपका तृतीया आपकी आ जाती है, थर्ड तिथि जो है जया में आ जाती है, नंदा, भद्रा, जया। फिर रिक्ता में चतुर्थी आ जाती है, फोर्थ तिथि। पांचवी तिथि जो पंचमी है वो पूर्णा, पूर्णिमा, पूर्णा में आ जाती है। ठीक है, इस तरीके से ऑर्डर चलता रहता है। ठीक? तो फर्स्ट, सिक्स्थ और 11th तिथि यानी पहली, षष्ठी और एकादशी, ये आपकी नंदा तिथि होती है। ठीक है, 2, 7 और 12, द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी, ये आपकी भद्रा में आती है। ठीक है, तो नंदा, भद्रा, फिर तीसरा ग्रुप है जया का। ठीक है, उसमें कौन सी थर्ड तिथि और 8th तिथि और 13th तिथि आपकी कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष दोनों में। ठीक है, तो नंदा, भद्रा, जया के बाद चौथा ग्रुप आ जाता है रिक्ता का। रिक्ता में कौन सी आती है? फोर्थ, 9th और 14th, चतुर्थी, नौमी, चतुर्दशी। ठीक है, लास्ट ग्रुप है आपका पूर्णा तिथि का, उसमें आ जाती है 5, 10 और 15। ठीक है, पंचमी, दशमी। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपके तिथियों के 5 ग्रुप में उनको क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो हर एक ग्रुप के हिसाब से कुछ राशियां चैलेंजिंग बताई गई जिनको घातक राशि कहते हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक, तो जब आप देखेंगे किस तिथि पे आप, तो हर एक तिथि के हिसाब से कुछ चैलेंजिंग राशियां बताई गई
तो आप देखिए नेटिव का बर्थ पंचांग के हिसाब से देखिए, नेटिव का जिस दिन बर्थ हुआ था आपके चार्ट में भी दिया रहता है पंचांग, जब आप अपना चार्ट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, कि किस तिथि पे हुआ था, उस तिथि के हिसाब से फाइंड आउट कीजिए कि कौन कौन सी राशियां उसके चार्ट में प्रॉब्लमेटिक है। जैसे आप देखेंगे नंदा तिथि, यानी फर्स्ट, थर्ड और 11 तिथि पे किसी का बर्थ हुआ है, तो एरीज राशि उसके लिए प्रॉब्लमेटिक होती है, उसको घातक राशि में रखा जाए। इसी तरीके से आप देखिए पूर्णा, ठीक है, 5, 10 और 15 तिथि पे किसी का बर्थ हुआ है तो टॉरस उसके लिए चैलेंजिंग है। इसी तरीके से भद्रा तिथि वालों के लिए, यानी द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी, 2, 7 और 12 तिथि पे आपका बर्थ हुआ है, तो जेमिनाई और कैंसर ये दोनों राशियां उनके लिए चैलेंजिंग होती है। इसी तरीके से जया तिथि पे, नंदा, भद्रा, जया, थर्ड, 8 और 13 तिथि पे आपका बर्थ हुआ है, तो अब आपके लिए देखिए लियो राशि प्रॉब्लम है। इसी तरीके से पूर्णा पे बर्थ हुआ तो वर्गो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। पूर्णा हमने बताया 5, 10 और 15 तिथि, ठीक। रिक्ता तिथि 4, 9, 14, चतुर्थी, नौवीं, चतुर्दशी पे आपका बर्थ हुआ है तो लिब्रा इनके लिए चैलेंजिंग होती है। इसी तरीके से नंदा ग्रुप में अगर आपका बर्थ हुआ है तो स्कॉर्पियो भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। जया ग्रुप में आपका बर्थ हुआ है तो सेजिटेरियस आपके लिए चैलेंजिंग है। रिक्ता तिथि में आपका बर्थ हुआ है तो कैप्रिकॉन आपके लिए घातक राशि है। जया तिथि में फिर आपका बर्थ हुआ है तो एक्वेरियस आपके लिए चैलेंजिंग है। और पूर्णा में बर्थ हुआ है तो पाइसिस। ठीक, तो सबसे पहले देखिए कि किस तिथि पे बर्थ हुआ है। मान लेते हैं किसी का नेटिव का जन्म जो है भद्रा तिथि पे हुआ, ठीक। अब भद्रा में 2, 7, 12 तिथि आती, तो उसके चार्ट में सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि पहली बात तो भद्रा तिथि से आप उसका इमोशनल स्टेट और रिलेशनशिप देख सकते हैं। फिर उसके बाद उसके चार्ट में देखिए कि आप जेमिनाई और कैंसर जो घातक राशियां वो कहाँ पे, सबसे पहले उसको चेक कीजिए। वो राशियां जिस हाउस में आ जाएंगी उसमें जो प्लेनेट आ जाएगा उसका लॉर्ड जहां चला गया, जो कि नॉर्मल चार्ट एनालिसिस का पार्ट है, वहां पे उसको ट्रबल रहेगा या ट्रबल फेस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से सबसे पहले आप तिथि देखिए, तिथि के हिसाब से कौन सी राशि चैलेंजिंग है वो देखिए चार्ट। जैसे ये चार्ट आप, इस नेटिव का बर्थ सप्तमी पे हुआ था, ठीक है, तो आप जानते हैं सप्तमी भद्रा तिथि है, 2, 7, 12। तो जेमिनाई और कैंसर इनके लिए सबसे चैलेंजिंग पार्ट, ठीक। तो अब इन जनरल आप देखिए जेमिनाई और कैंसर, अब कैंसर इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं इमोशंस है, फैमिली है, मदर है, वहां से थोड़ा सा इशू आएंगे, ठीक। अब कैंसर देखिए 12th हाउस में चला गया और जेमिनाई 11th हाउस में। इंटरेस्टिंग बात यह है इनके चार्ट में जेमिनाई और कैंसर कनेक्टेड है, क्यों? क्योंकि कैंसर का लॉर्ड मून जेमिनाई में बैठा, तो जेमिनाई और कैंसर, तो कैंसर हो गया मून, मदर, इमोशन, फैमिली। जेमिनाई में आप जाएंगे वहां भी मून बैठा हुआ, मदर है, फैमिली है, इमोशंस है। ये दोनों पार्ट कहीं ना कहीं इनके लिए चैलेंजिंग रहेगा, ठीक है। आप मून की लॉर्डशिप देख सकते हैं, ठीक है, मून 12th लॉर्ड होके 11th में बैठा है जेमिनाई में, और जेमिनाई का लॉर्ड मरकरी जो है वो सेकंड लॉर्ड है, ठीक है, सेकंड लॉर्ड भी है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं फैमिली। एक कॉमन फैक्टर ढूंढना होता है, हाउस, हाउस लॉर्ड, कारक, राशि के बीच में आपको मल्टीपल सिग्निफिकेशन दिखेंगे, उसमें कॉमन ढूंढना होता है। जैसे कैंसर यहाँ 12th हाउस में बैठा है, कैंसर साइन फैमिली का है, 12th हाउस लॉस का है। अब हमें कैंसर और जेमिनाई पे फोकस करना है क्योंकि भद्रा तिथि पे इनका बर्थ हुआ है, तो कैंसर का लॉर्ड मून आप देखेंगे 11th हाउस में, जेमिनाई में, ठीक। अब जेमिनाई का जो लॉर्ड मर्करी वही सेकंड लॉर्ड भी है, तो कैंसर भी फैमिली, मून भी फैमिली और मदर, सेकंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड दोनों सेम है, तो आप देखेंगे कि सेकंड लॉर्ड भी फैमिली हो गया। तो फैमिली मदर का थीम एक बहुत प्रोमिनेंट थीम आ रहा है, ठीक। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 11th लॉर्ड है मरकरी वही सेकंड लॉर्ड, ठीक है। अब वो फर्स्ट हाउस में बैठा है और सन सेकंड हाउस में बैठा है। यहाँ सन और मरकरी का परिवर्तन है क्योंकि सन वर्गो में है और मरकरी लियो में, तो कहीं ना कहीं सन का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट आ गया। तो फैमिली और मदर, ठीक है, इनसे कहीं ना कहीं इनको चैलेंजेस रहेंगे, ठीक है। अब इनके साथ है भी फादर, मदर और फैमिली से थोड़ा डिफरेंसेस हैं, ठीक। लेकिन अब इंटरेस्टिंग चीज आती है चैलेंज कितना आएगा, ठीक है। एक होता है ओपिनियन में डिफरेंस है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो मान लेते हैं पंचांग दोष से आपने एनालिसिस तो कर लिया, लेकिन वो चैलेंज कितना आएगा वो चार्ट में देखिए। अगर चार्ट में हमने तिथि के हिसाब से जो राशियां देखी कि प्रॉब्लम दे रहे, उन हाउसेज में उसके लॉर्ड पे अगर सीवियर एफ्लिक्शन है तो वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सीवियर होगा, ठीक है। मतलब 2, 3 एफ्लिक्शन है मेलेफिक प्लेनेट का, सैटर्न, मार्स, राहु, केतु, 6 से 12 के लॉर्ड का इन्फ्लुएंस आ रहा है, ठीक है, किसी भी तरीके से उसका लॉर्ड हैवी एफ्लिक्शन में है, मेलेफिक के साथ 6, 8, 12 में चला जाए, 6, 8, 12 के लॉर्ड के साथ है, सैटर्न, मार्स, राहु, केतु जैसे मेलेफिक प्लेनेट का उस पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, तो वाकई वो प्रॉब्लम बहुत सीवियर होगा, ठीक।
अगर एफ्लिक्शन कम है तो प्रॉब्लम कम होगा, अगर कोई एफ्लिक्शन नहीं तो ठीक है, चैलेंजेस रहेंगे, इमोशनल लेवल में डिफरेंस रहेगा, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ बहुत एक्सट्रीम कोई प्रॉब्लम। तो जैसे यहाँ पे देखिए, इस चार्ट में आप देखेंगे जो 11th लॉर्ड है मरकरी, जेमिनाई और कैंसर हमको देखना था। जेमिनाई का लॉर्ड मरकरी मार्स के साथ बैठा है, वीनस के साथ बैठा है। ठीक है, मार्स अपने आप में एक चैलेंजिंग प्लैनेट है कहीं ना कहीं। ठीक, और मार्स 9th लॉर्ड भी है, और मरकरी का सन के साथ परिवर्तन है, सन फादर का भी कारक है, और मार्स 4th लॉर्ड भी है। तो फैमिली में मदर और फादर दोनों से ही प्रॉब्लम। ठीक, और अब आप और एनालिसिस करना चाहते हैं तो फैमिली वाले हाउस पे जाइए। फैमिली वाले हाउस पे जाएंगे 4th हाउस में, तो 4th हाउस में ऑलरेडी स्कॉर्पियो राशि और केतु बैठा हो। ठीक, उस पर 8th लॉर्ड जुपिटर का भी इंफ्लुएंस है। बाकी जुपिटर एक बेनिफिक है लेकिन 8th लॉर्ड है। मार्च 4th लॉर्ड की दृष्टि भी आ रही है। हालांकि 4th लॉर्ड अपने हाउस को देख रहा है तो कहीं ना कहीं वो उसको बचाने की कोशिश करेगा, प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे मार्स 9th लॉर्ड भी है। ठीक है, तो 9th हाउस अगर 4th हाउस से देखे तो 6th पड़ता है, तो बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ प्रोटेक्शन जरूर देगा। और जुपिटर 8th लॉर्ड है, प्रॉब्लम देगा, लेकिन हाँ एक बेनिफिट है, तो वो भी कुछ ना कुछ सपोर्ट करेगा। तो प्रॉब्लम है, फैमिली से प्रॉब्लम है, अलग अलग रहते हैं, लेकिन फिर भी जैसा कि मार्स अपने हाउस को देख रहा है, जुपिटर वहां बैठा है, वो प्रोटेक्ट भी कर रहा है। तो रिलेशन इतने खराब नहीं, बोलचाल बंद हो, सब कुछ है, आना जाना सब कुछ है, बट ठीक है अलग अलग रहते हैं। इन्होंने कहा कि बहुत प्रॉब्लम था शुरुआत में, तो हमने सोचा अलग हो जाना ही ज्यादा बेटर। अगर मान लेते हैं 4th हाउस 4th लॉर्ड एफ्लिक्शन में नहीं होता यहाँ पे, तो शायद जेमिनाई और कैंसर जो साइन पे हम फोकस कर रहे थे भद्रा तिथि की वजह से, उतना एक्सट्रीम प्रॉब्लम नहीं है। ये समझ, ठीक है। स्कॉर्पियो और एक्वेरियस वैसे भी थोड़ा चैलेंजिंग राशियां होती हैं, क्योंकि उनके लॉर्डशिप मैलेफिक होते हैं जब आप एनालिसिस करें। तो इस तरीके से पहला स्टेप तो पंचांग का ही है। ठीक। चलिए जैसे दूसरा चार्ट लेते हैं। इस चार्ट में आप देखिए, दूसरा चार्ट है, इसमें तृतीया पे बर्थ हुआ है। तृतीया किसमें आती है? थर्ड तिथि, नंदा भद्रा जया। ठीक है, थर्ड डेट और आपकी 13th तिथि आपकी जया ग्रुप में आती है। तो उसमें आप कौन सी राशि देखेंगे? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जया ग्रुप में जब आप जा रहे हैं तो कौन सी राशियों पर फोकस करना है। तो इसमें सबसे पहले आपको लियो, सेजिटेरियस और एक्वेरियस, तीन राशियां प्रॉब्लमेटिक जया ग्रुप वालों को। ठीक है, तृतीया पे इनका बर्थ हुआ, तो आप पहले फोकस कीजिए लियो पे, सॉरी लियो पे, हाँ 2nd हाउस में है इस चार्ट में, सेजिटेरियस पे और एक्वेरियस। एक्वेरियस आपका 8th हाउस में। तो आप ऑलरेडी देख रहे होंगे लियो और एक्वेरियस कैंसर वालों के लिए वैसे भी जो है कैंसर लगन का चार्ट है, तो 6 और 8 में आ गया। ठीक, और लियो 2nd हाउस। तो इन तीन जगह से प्रॉब्लम रहेगा। लियो जिस हाउस में आ गया है, ठीक है, लियो 6th हाउस में है तो हेल्थ की वजह से, जॉब की वजह से। और 8th हाउस में एक्वेरियस है, 8th हाउस भी क्रॉनिक डिजीज का है, इन लॉस का है। लियो 2nd हाउस में है तो फैमिली से। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं, इस तरीके से तो पूरा चार्ट ही प्रॉब्लमेटिक हो गया। ठीक, अब इनमें आप देखिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे है, सबसे ज्यादा एफ्लिक्शन कहाँ पे है। ठीक है, प्रॉब्लम तीनों जगह से रहेगा। जैसे लियो 2nd हाउस में आ गया, फैमिली से भी कुछ चैलेंजेस हैं इनको। 8th हाउस में एक्वेरियस आ गया, जो है इन लॉस से भी उतना अच्छा टर्म्स नहीं है। सेजिटेरियस 6th हाउस में आ गया, कहीं ना कहीं जॉब का भी प्रॉब्लम, और हेल्थ को लेके भी इशू रहते ही। आप इसमें देखिए सबसे ज्यादा चैलेंज कहाँ है, सबसे ज्यादा एफ्लिक्शन कहाँ है। तो आप लियो में जाइए। तो लियो में आप देखेंगे मून बैठा है, लियो का लॉर्ड लगन में है, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लगन और सन और मून का परिवर्तन। उस पर राहु की दृष्टि भी है, ठीक है, चैलेंजेस तो हैं। ठीक, लेकिन एक आध मेलेफिक इतना बड़ा नहीं है, दृष्टि वाइज चलता है। लेकिन आप देखिए सैटर्न की भी उस पर दृष्टि है। ठीक है, तो आप देखिए 2nd हाउस में क्या हो रहा है, आप समझ सकते हैं। 2nd हाउस में लगन और मून का सन और मून का परिवर्तन है। ठीक है, लियो यहाँ पे आपका जो है जया तिथि वालों के लिए चैलेंजिंग है, उस पर राहु और सैटर्न दो दो मेलेफिक दृष्टि का, और सैटर्न 8th लॉर्ड भी। तो इस वजह से फैमिली से टर्म्स इनके खराब है बहुत ज्यादा, स्पेशली इनकी मैरिज के बाद अपनी फैमिली से नहीं बनती। फीमेल का चार्ट, ठीक है, उतना नहीं आना जाना रहता बीच में, काफी टाइम तक तो बोलचाल भी बनती। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आप देखिए सैटर्न राहु जो दो मेलेफिक है, दृष्टि डाला है, दृष्टि का इफेक्ट कम होता है, अगर ये वहां बैठे होते तो शायद पूरी तरीके से खत्म कर देते। उसके बाद लियो में एक और प्रॉब्लम है, जुपिटर की भी दृष्टि, जुपिटर 6th लॉर्ड, तो दो दो मेलेफिक और 6th लॉर्ड, 6th और 8th लॉर्ड दोनों वहां पे दृष्टि डाला है, तो तीन तीन प्रॉब्लमेटिक इन्फ्लुएंस।
तो प्रॉब्लम एक्सट्रीम है, लेकिन ठीक है दृष्टि है, अगर इनमें से एक या दो दो वहां बैठे होते तो शायद और एक्सट्रीम देते, बोलचाल होती ही ना जल्दी। ठीक। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे क्या, सन और मून का परिवर्तन है, तो सन को अपनी राशि में रख लीजिए, मून को कैंसर में रख लीजिए। सन अपनी राशि में जाएगा तो एक तरीके से प्रोटेक्ट करेगा उसको, तो वो भी उसको सेव कर रहा है। हालांकि सन भी एक क्रूर ग्रह है, फैमिली रिलेशन के लिए अच्छा नहीं है, तो इसलिए वो खराब बहुत अच्छा भी नहीं कर पाएगा। तो इससे फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस है, शुरू से रहे, मैरिज के बाद और खराब है अपनी फैमिली। उसके बाद आप देखिए क्या बोलते हैं, सेजिटेरियस। सेजिटेरियस में कोई एफ्लिक्शन है तो आप देखेंगे सेजिटेरियस में एक मार्स जरूर बैठा है, 10th लॉर्ड है, उतना एफ्लिक्शन नहीं है, ठीक। राहु की दृष्टि है 9th, ठीक। तो यहाँ भी दो दो मैलेफिक इन्फ्लुएंस। तो जॉब है ठीक ठाक चला, लेकिन कोई बहुत बड़ा सक्सेस या ग्रोथ नहीं है, ठीक है। और 6th लॉर्ड सेजिटेरियस 8th में चला गया है, तो बहुत अच्छा कोई वहां भी नहीं है, हेल्थ भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। इसके बाद 8th हाउस में देखिए, 8th लॉर्ड स्कॉर्पियो, सॉरी 8th लॉर्ड जो एक्वेरियस का है सैटर्न, वो 5th हाउस में बैठा है, ठीक है। वो पाप कर्तरी में पीछे केतु, आगे मार्स, ठीक। तो वहां भी चैलेंजेस, ठीक। और 8th लॉर्ड 5th में बैठा और 5th का लॉर्ड 6th में चला गया, तो इन लॉ से भी बहुत अच्छे टर्म्स नहीं, ठीक है। तो तीनों जगह से, इन लॉ से भी, अपनी फैमिली से, दोनों जगह से इनके टर्म्स खराब है। हेल्थ भी ठीक है उतना नहीं, लेकिन हेल्थ भी काफी चैलेंजिंग रहती है, ठीक। लेकिन हाँ, इतनी भी खराब हेल्थ नहीं, उसका कारण आप क्या है देखेंगे कि यहाँ पे मार्स बैठा जरूर है, मार्स 10th लॉर्ड है, 5th लॉर्ड है, मार्स खराब हाउस का लॉर्ड नहीं है, ठीक है। नेचुरल मेलेफिक जरूर है, और उस पर राहु की दृष्टि है, और 6th लॉर्ड 8th में चला गया है, ठीक है। तो प्रॉब्लम तो है इनको, लेकिन ऐसा नहीं किया कि बहुत एक्सट्रीम प्रॉब्लम, लेकिन अपनी फैमिली और इन लॉज दोनों से रिलेशन बहुत ज्यादा खराब। हाँ, लेकिन ये बोल चाल है, टर्म्स है, सब कुछ है, अलग अलग रह रहे हो बात ठीक है, लेकिन रह अलग ही अलग है। तो आप देख सकते हैं तिथि वाइज कि आपका जो है नंदा भद्रा जया, जया तिथि पे इनका बर्थ हुआ था, लियो सेजिटेरियस एक्वेरियस तीनों से प्रॉब्लम दिखता था। बट अगर यहीं पे एफ्लिक्शन नहीं होता तो आप ये नहीं कह सकते थे कि प्रॉब्लम इतना सीवियर, ये समझिए। तो शायद एक ओपिनियन में डिफरेंस रहता। तो पहला स्टेप तो ये है कि आप देखिए पंचांग एनालिसिस की, जो भी हमने सिर्फ अभी तिथि से देखा, वार है, बाकी चीजें नहीं देखी, तो इसको आप लोग अपने चार्ट में अप्लाई कीजिए, अलग अलग चार्ट में जब भी आप रीडिंग करते हैं। ये पहला स्टेप है, इस तरीके से आगे भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, कि स्टेप बाय स्टेप कैसे एनालिसिस करना हो। इसी पे हम लोग एक डिटेल क्लास ला रहे हैं 5 डे का, कि स्टेप बाय स्टेप चार्ट एनालिसिस कैसे करना है। उसमें हम लोग जो है ध्रुव नाड़ी एक टेस्ट है, उसके बेस के कुछ स्टेप हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे, ध्रुव नाड़ी के बेस पे। और साथ में सुदर्शन चक्र में, पहले हमने सुदर्शन चक्र लिया, लेकिन केवल टाइमिंग के लिए लिया था, ओवरऑल चार्ट एनालिसिस के लिए नहीं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे चार्ट रीड करना है, सबसे पहले पंचांग के अलग अलग पार्ट से कैसे चार्ट में क्या प्रॉब्लम, वो कैसे आइडेंटिफाई करें, उसका रेमेडी। फिर जो हमने घातक राशि, तिथि, वार, बेस, बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। उसके बाद चर कारक, ठीक है। चर कारक एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। कुछ लोग 8 चर कारक फॉलो करते हैं जैमिनी के हिसाब से, कुछ लोग 7, तो उसके हिसाब से देखेंगे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उसका पहले फिर सॉल्यूशन। चर कारक दूसरे, अलग अलग कर्स कौन से हैं चार्ट में, वो कैसे फाइंड आउट करें, बाधक का क्या रोल है। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे नैसर्गिक हाउस, हाउस लॉर्ड कारक में, नैसर्गिक कारक से क्या प्रॉब्लम, आरूढ़ आरूढ़ पद का क्या, किस तरीके से एनालिसिस करें, इसमें चलित चार्ट का क्या रोल होता है। इसी तरीके से सारी प्रॉब्लम, आपको कोई भी प्रॉब्लम देखना, मैरिज, चाइल्ड बर्थ, करियर, कुछ भी, डिस्पोजिटर का क्या रोल होता है, ठीक है। और लगन और नौमांश को कैसे कंबाइन करते हैं। और इसमें फिर हम लोग देखेंगे, और इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग ध्रुव नाड़ी से ली है। दूसरा सुदर्शन चक्र मेथड, सुदर्शन चक्र मेथड क्या कहता है, लगन, मून और सन, तीनों चार्ट को कंबाइन करके एनालिसिस करना, किसी भी इवेंट के लिए, केवल टाइमिंग के पार्ट के लिए नहीं, ओवरऑल चार्ट रीडिंग के लिए, वो हम लोग देखेंगे। तो बहुत सारी चीजें इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, 5 डे का क्लास है, ठीक है। तो आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं। बाकी डिटेल के लिए आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको क्लास का पूरा डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। क्लास कब से शुरू होगा, उसका रिकॉर्डिंग, पीडीएफ, सब कुछ मिलेगा आपको। और क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, उसका टाइमिंग, टाइमिंग हमारे यहाँ मोस्टली 7 PM से 8:30 PM तक ही रहता है। डेट और टाइम बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फीस आपको वहीं पे पता चल जाएगी। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे नंबर 99036955, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके फर्दर इंक्वायरी कर सकते हैं। जो भी फीस है, जो डिस्काउंटेड प्राइस है आप सबके लिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्ते।